हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल सोमानी। मैंने जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी डिफरेंस बिटवीन एएस एंड इंडियस, उसे के कंटिन्यूएशन में आज मैं एक और वीडियो डाल रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में जो मैंने एएस चुना है वो है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। ठीक है, तो उसका एएस है 25 और इंडियस नंबर है 34। यहाँ मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं जिसकी बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे इन दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कंप्लायंस, मतलब किस किस को एएस 25 फॉलो करना है और किसको इंडियस 24 करना है, तो उसके संबंध में इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, उससे रिलेटेड क्या डिफरेंसेस हैं। तो एएस 25 क्या कहता है कि अगर कोई एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड और इफ एनी एंटरप्राइज इलेक्ट्स टू प्रिपेयर आईएफआर, मतलब किसी को मैंडेटरली बनाना है आईएफआर या कोई ऑप्शनली बनाता है आईएफआर, तो हमेशा उसे एएस 25 फॉलो करना है। ये कहते हैं एएस 25। ठीक है, इंड एएस 34 क्या कहता है कि अगर कोई एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड और या वो इलेक्ट करता है टू प्रिपेयर आईएफआर। ठीक है, तो उस पे डायरेक्टली इंड एएस 34 एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ तो क्या है, जैसे उसने सोचा कि इफ आई वांट टू प्रिपेयर आईएफआर, अगर हम इलेक्ट की बात करते हैं कि अगर एंटरप्राइज बनाना चाहता है आईएफआर बना रहा है, तो उसे इंड एएस 25 के अकॉर्डिंग बनाना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ पे ये कहता है कि अगर कोई एंटरप्राइज इलेक्ट करता है कि मुझे आईएफआर बनाना है, ठीक है, तो उस पर डायरेक्टली इंड एएस 34 नहीं लगता है। उसको चूज करना पड़ेगा, उसको ये भी चूज करना पड़ेगा कि मुझे इंड एएस 34 के अकॉर्डिंग बनाना है क्या। तो अगर वो चाहेगा कि मुझे इंड एएस 34 के अकॉर्डिंग बनाना है, तभी उस पर इंड एएस 34 अप्लाई होगा। यहाँ क्या है, अगर वो इलेक्ट करता है आईएफआर बनाना है तो डायरेक्टली उसे एएस 25 के अकॉर्डिंग बनाना है। बट यहाँ पे वो सोचता है कि मुझे बनाना है आईएफआर, और फिर ही हैज ऑप्शन टू चूज कि उसको 34 के अकॉर्डिंग बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है, तो एक मेजर डिफरेंस है इनकी एप्लीकेबिलिटी या कंप्लायंस से रिलेटेड में। ओके, सेकंड पॉइंट है कंटेंट का। जो सेकंड पॉइंट है कंटेंट, और ये दोनों पॉइंट काइंड ऑफ रिलेटेड है, तो हम देखते हैं क्या है। तो अब इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसका कंटेंट क्या होगा वो देखते हैं एएस 25 में और इंड एएस 34 में। तो कंटेंट के बारे में दोनों एक ही बात बोलते हैं कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी बोलता है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, बट कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें शामिल होती है, तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो और नोट्स। ठीक है, तो ये सेम चीजें इसमें भी शामिल होती है चारों। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज इसमें एक्स्ट्रा है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये इसमें एडिशनल है जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेफिनेशन में इंक्लूड है। ठीक है, तो उसमें ये भी प्रेजेंट करना है। तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ, ये एक चीज एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, तो ये तो हुआ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके अलावा इस आईएफआर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक और चीज इंड एएस इंक्लूड करने को बोलता है, वो है कि अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी है जो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हुई है, तो ऐसे केसेस में एक जो भी अर्लीस्ट पीरियड की है, अर्लीस्ट पीरियड की जो भी कंपैरेटिव बैलेंस शीट है वो भी प्रेजेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार वापस देखते हैं। जो कंटेंट है वो क्या कहता है कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी डेफिनेशन में चार चीजें शामिल है, और उसकी डेफिनेशन में वो सेम चीज है, बट ये है एक्स्ट्रा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो इंड एएस 1 के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, और इंड एएस जो 34 है वो इसके साथ साथ एक और चीज प्रेजेंट करने को बोलता है कि अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हुई है तो भी अर्लीस्ट पीरियड की कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी साथ में प्रेजेंट करनी है। तो ये है डिफरेंस एएस 25 और इंड एएस 34 में। कंटेंट सेट,
सॉरी कंटेंट और ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव से। ओके ठीक है, तो अभी ये हटा देता हूँ यहाँ से और अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट के बारे में इंड AS 34 क्या कहता है कि अगर गुडविल का या कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और कोई फाइनेंशियल एसेट जो कि मेजर्ड एट कॉस्ट है, अगर इनका किसी भी इंटरिम पीरियड में इम्पेयरमेंट होता है, ठीक है, तो उस इम्पेयरमेंट का रिवर्सल अलाउड नहीं है। इम्पेयरमेंट रिवर्सल नॉट अलाउड। मतलब किसी इंटरिम पीरियड में गुडविल का हमने इम्पेयरमेंट किया है तो नेक्स्ट इंटरिम पीरियड में उसका रिवर्सल अलाउड नहीं है, ये कहता है इंड AS 34। और AS 25 इसके बारे में कुछ नथिंग एज सच स्पेसिफाइड, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, ठीक है। ये है डिफरेंस इम्पेयरमेंट के रिगार्ड में। ओके ठीक है, नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। AS 25 क्या कहता है कि अगर जो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एंटिटी के जो लास्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे, लास्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे, अगर एंटिटी के लास्ट जो थे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे, तो IFR प्रिपेयर करते टाइम उसे कंसोलिडेटेड एज वेल एज जो उसके स्टैंडर्ड ऑन है इंडिविजुअल, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रेजेंट करने पड़ेंगे। अगर उसके जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंसोलिडेटेड प्रेजेंट हुए थे तो जो IFR बनेगा, इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनेगी, उसमें कंसोलिडेटेड और इंडिविजुअल दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने हैं। जबकि इंड AS 34 ऐसा कुछ नहीं कहता है, नीदर इट प्रोहिबिट्स, मतलब ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं लगाता है, मतलब नो प्रोहिबिशन, ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं है और ऐसा कुछ बोल भी नहीं रखा है, स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि उसको करना ही है, नॉट रिक्वायर्ड, नो प्रोहिबिशन नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड भी नहीं है और ऐसा कुछ प्रोहिबिशन भी नहीं है कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा कंसोलिडेटेड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेथड। AS 25 तो कहता है कि आपको डिस्क्लोज करना है अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब ऐसा डिस्क्लोजर करना है कि जो लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज थी वही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हो रही है। तो ये जो सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बोलता है, ये बोलता है अकाउंटिंग पॉलिसीज तो ठीक है, प्लस मेथड ऑफ कैलकुलेशन वो भी डिस्क्लोज करना है। तो यहाँ पे एक एडिशनल डिस्क्लोजर है इंड AS 34 में। लास्ट है कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। अब ये जो AS 25 है ये सिर्फ डिस्क्लोजर बोलता है कंटीजेंट लायबिलिटी का, डिस्क्लोजर या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बोलता है कंटीजेंट लायबिलिटीज की, और ये दोनों की बोलता है, कंटीजेंट लायबिलिटी और एसेट, प्लस एसेट्स, कंटीजेंट एसेट दोनों के लिए, ये सिर्फ कंटीजेंट लायबिलिटी के बोलता है। इसके अलावा एक और चीज छोटी सी कि जो AS 25 है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए भी डिस्क्लोजर करने के लिए बोलता है। जबकि इंड AS में हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की जहां भी कोई चीज ही नहीं है, तो इसमें कोई ऐसा डिस्क्लोजर नहीं चाहिए, नथिंग फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग AS 25 और इंड AS 34 में, ठीक है। मैं बाकी के वीडियो भी पोस्ट करूंगा, हर वीकली मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा, लास्ट वीक हो नहीं पाया था बट इस वीक मैं पोस्ट कर रहा हूँ ये।
और नेक्स्ट वीक भी मैं पोस्ट करूंगा डिफरेंस इन डेज और एएस का, और इसके अलावा मैं एफएम के भी कुछ टॉपिक्स अभी पोस्ट करूंगा। आई होप कि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, आप लोग को क्लियर हो रहा होगा और आपके लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।